नमस्कार विद्यार्थियों, खान ग्लोबल स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं बलवंत सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर बैठकर बड़े मजे से खान ग्लोबल स्टडी के साथ अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारों, चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की क्लास की। शुरुआत करते हैं बेबी, हरिप्रसाद, अरविंद, रुचि, चंदन, रानू, सिद्धार्थ पाल, स्नेहा कुमारी, सिद्धार्थ पुरी, श्वेता, पूजा, सभी का खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। तो प्यारों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यही टाइम रहेगा क्या? नहीं, आज सुबह सुबह हम लोग आए ना वहाँ नोएडा से, तो सुबह ट्रेन लेट थी और 8 बजे तक हम जोधपुर पहुंचे नहीं, इसलिए टाइम आज के लिए चेंज करा है। हमेशा टाइम ये नहीं रहेगा, हमेशा के लिए टाइम अपना वही सुबह वाला टाइम रहेगा। तो ट्रेन लेट थी और सुबह 8 बजे पहुंच नहीं पाए थे, और 8 बजे पहुंच नहीं पाए इसलिए थोड़ा टाइम को क्या किया है, चेंज करवाया है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारों, आइए, राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे थे और उसी राष्ट्रीय आंदोलन को आज किस रूप में देखेंगे और इसी राष्ट्रीय आंदोलन के कौन से भाग को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो प्यारों, इसी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर आज मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक मेरा रहेगा सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन, और बंगाल विभाजन के साथ ही साथ हमारे देश के अंदर प्रारंभ हो गया उस समय स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन और जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, उस स्वदेशी आंदोलन को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। अब बंगाल विभाजन के मैं कारणों की बात करूं तो सबसे पहले बंगाल विभाजन किया किसने और बंगाल विभाजन हो क्यों रहा है, इस बात को सबसे पहले जानना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। 1905 के अंदर कर दिया जाता है बंगाल का विभाजन, और 1905 के अंदर यह बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो बंगाल का विभाजन किया जाता है, उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। इस कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? बंगाल के विभाजन का जो कारण है, वो कारण क्या रहा है? वो कारण रहा है कि बंगाल के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना भारतीयों के मन में जागृत हो रही है, और भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही है। तो इस वजह से उस चेतना को दबाना था, उस चेतना को कुचलना था, और कुचलने के लिए क्या किया जा रहा है? बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लेकिन प्यारों, एक बात बताएं, इस बंगाल से एक राज्य को पहले अलग कर दिया गया है, और 1874 के अंदर बंगाल से असम को पहले अलग कर दिया गया है धर्म के आधार पर। बंगाल से असम को क्या कर दिया? बंगाल से असम को अलग कर दिया। पहले तो इसको अलग किया, लेकिन अब बंगाल को दो भागों के अंदर बांटा जा रहा है, और बंगाल को दो भागों के अंदर बांटने का जो कारण बताया गया है, वो कारण क्या बताया गया है? वो कारण बताया गया है, नंबर 1, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को रोकना, भारतीयों में बढ़ती राष्ट्रीय चेतना को रोकना, राष्ट्रीय चेतना को रोकना, राष्ट्रीय चेतना को रोकना। तो ये जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, वो बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया जा रहा है? तो बंगाल का विभाजन किया जा रहा है धर्म के आधार पर। किस आधार पर किया जा रहा है? बंगाल का विभाजन किया जा रहा है धर्म के आधार पर। धर्म के नाम पर बंगाल को दो भागों के अंदर बांट दिया गया है, बंगाल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्यारों, हम लोग बात करें अब बंगाल के अंदर, इधर पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, दो प्रांत यहां पर कर दिए गए हैं। अब पूर्वी बंगाल और असम बंगाल हम लोग बात करें तो पूर्वी बंगाल जिसको वर्तमान के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? बांग्लादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश बोलते हैं। वो था मुस्लिम बाहुल्य इलाका। वो क्षेत्र कैसा था? वो था मुस्लिम बाहुल्य इलाका, और उस पूरे के पूरे इलाकों को क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है, तोड़कर अलग बना दिया गया है। अब आपके पास में प्रश्न आता है बंगाल विभाजन को लेकर कि बंगाल विभाजन हो कब रहा है। पहला प्रश्न तो ये आएगा, ये बंगाल का विभाजन कब हो रहा है। तो हमको आव देखना है ना ताव, सीधा हमको उत्तर राइट करना है 1905। फिर इसमें तारीख क्या मिलती है? बंगाल विभाजन की जो घोषणा हो रही है, अभी सबको बताया है कि हम करेंगे, अभी किया नहीं है। तो बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव को सबके सामने लेके आए हैं। कैसे बंगाल विभाजन हो रहा है, आओ एक एक क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को सार्वजनिक किया गया है। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को
सार्वजनिक किया, सभी लोगों के सामने रखा, आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम बंगाल का विभाजन करेंगे और इस प्रकार से बंगाल का विभाजन करेंगे। ये काम कब हो रहा है? ये काम हो रहा है दिसंबर 1930 में, यानी 1903 में। और 1903 से इन्होंने क्या कर दी? योजना बनानी प्रारंभ कर दी, हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब बंगाल विभाजन की घोषणा की जा रही है। और प्यारों, फिर प्रश्न बन जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जा रही है? तो बंगाल विभाजन की घोषणा, एक तारीख ये याद रखना। और बंगाल विभाजन की घोषणा के बारे में बात करें तो बंगाल विभाजन को डिक्लेयर कब किया गया, घोषित कब किया गया है? यह किया जा रहा है 19 जुलाई 1905। वेरी गुड। यह कब किया जा रहा है? यह किया जा रहा है 19 जुलाई 1905 को। और अब हमारे पास में तीसरा प्रश्न और आ जाता है। और तीसरा प्रश्न क्या आ जाता है? तीसरा प्रश्न आ जाता है, इस बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? इस बंगाल विभाजन को लागू किया गया। और बंगाल विभाजन को लागू कब किया जा रहा है? बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया? तो लागू करने की डेट देखें तो लागू करने की डेट क्या हो गई? 16 अक्टूबर 1905 आ जाएगा। तो 19 जुलाई में तो घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया। अब जैसे ही बंगाल विभाजन को लागू किया जा रहा है, अब बंगाल विभाजन को लागू करते इधर भारत के अंदर उस समय के जो लोग थे, उन राष्ट्रवादी लोगों ने इस तारीख को एक दिन के रूप में मनाया। और क्या कहा? यह हमारे लिए कैसा दिन है? शोक दिवस है ना। इसको कैसा दिन के रूप में घोषित कर दिया? इस 16 अक्टूबर को घोषित कर दिया। ये कैसा डे है? ये तो शेरो डे है, ये तो शोक दिवस है। और इसे शोक दिवस मनाने की घोषणा कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ठीक है, ये अपने को तोड़ रहे हैं ना, अलग कर रहे हैं ना, तुम चिंता मत करो, हम अलग होंगे नहीं। इनके अलग कर देने से अलग थोड़ी हो जाएंगे। हम आपस के अंदर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से भाईचारे की मिसाल को कायम करेंगे। और क्या करो? रक्षाबंधन मना लो। इस दिन क्या कर लो? रक्षाबंधन मना लो, राखी बांधो एक दूसरे को। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी है। आओ सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं बंगाल का विभाजन किस प्रकार से हो रहा है। प्यारों, ये देख लो, अपने भारत का नक्शा बना लेते हैं। जैसा भी बनेगा, हंस गए ना तो फिर देख लें, क्योंकि नक्शा बनाते थे। एक पुराने वाले को तो पता होगा, जो पुराने पढ़े हुए, हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं, क्या? हंसना मना है। क्या बोलते हैं? हंसना। यूं खूब हंसो, अपनी क्लास के अंदर खूब हंसाते हैं, लेकिन नक्शे को हंसना मना है। इतना ही बनाएंगे भारत, पूरा भारत नहीं बनाएंगे। अब मेरी बात को सुनना। यहां ये जो क्षेत्र है, ये वाला इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका क्या था? बंगाल वाला क्षेत्र था। अब इस बंगाल वाले क्षेत्र को यहां से दो भागों के अंदर तोड़ा जा रहा है। इधर वाला जो भाग था, इसको तो कर दिया पूर्वी बंगाल। और ये वाला जो भाग है, इसको कर दिया गया, ये कौन सा भाग है? ये भाग है पश्चिमी बंगाल। यहां किसकी संख्या ज्यादा थी? ये पूरी बंगाल जो है, वो पूरी बंगाल था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। यहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुसलमानों की यहां पर संख्या ज्यादा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। और इधर जो थी, वो इधर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, है ना। वो कौन सा था? वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, दो भागों के अंदर इसको तोड़ दिया गया है। ये हिंदुओं का क्षेत्र, ये मुसलमानों का क्षेत्र। अब मेरी बात सुनो, ये वाला जो भाग है पश्चिम तरफ, इस पश्चिमी वाले भाग के अंदर कौन कौन आता था? तो इसके अंदर वर्तमान का तो बिहार वाला क्षेत्र, इसके अंदर उड़ीसा वाला भाग, क्योंकि वो भी पहले इसी के साथ में थे। और फिर आ जाता है अपना ये पश्चिम बंगाल। अब बिहार और उड़ीसा के अंदर किसकी संख्या ज्यादा थी? हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। और यहां पर हिंदू आ जाएंगे, तो ये तो क्या था? ये तो था हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। यह बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई। और अंग्रेजों को हजम नहीं हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। बंगाल विभाजन कर दिया गया है लागू। और जैसे ही इस बंगाल विभाजन को लागू किया गया, अब इधर इस दिन को दो रूप में मनाया जा रहा है। किस रूप में मनाया जा रहा है? इस दिन को मनाया जा रहा है एक तो शोक दिवस के रूप में। यह हमारे लिए बहुत बुरा दिन है, क्योंकि बंगाल को दो भागों के अंदर बांट दिया गया।
और इस दिन को रूप में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन के रूप में। कोई सच में उस दिन रक्षाबंधन नहीं थी। रक्षाबंधन क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसके अंदर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को क्या किए हैं? राखी बांधे हैं। और हिंदू और मुसलमानों ने, हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधी, एक दूसरे को राखी बांधी। किसके कहने पर? कौन सलाह दे रहा है राखी बांध के रक्षा दिवस मना लो? तो ये राखी बांधने की जो सलाह है वो सलाह दे रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दे रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा क्या करो, एक दूसरे को राखी बांधो, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब इधर बंगाल का विभाजन भी हो गया। अब बंगाल का विभाजन हो गया, क्या करें, क्या किया जाए? इस विभाजन को रद्द करने के लिए आंदोलन चलाओ। क्या आंदोलन चलाओ? इनकी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। इनकी किसी भी चीज को हम क्या करेंगे? खरीदेंगे नहीं। इनकी किसी भी चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में बंगाल विभाजन के विरोध के अंदर 1905 से एक आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। और कौन सा आंदोलन प्रारंभ हो रहा है? अब यहां पर हो रहा है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध के अंदर आंदोलन प्रारंभ हुआ है। कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ है? तो यहां पर आंदोलन प्रारंभ हो रहा है स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो रही है 1905-6 से, है ना। कौन सा आंदोलन आ गया? यहां पर आ गया अब स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। अब इस स्वदेशी आंदोलन के अंदर क्या क्या किया जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन के अंदर क्या क्या काम करेंगे? अब मेरी बात सुनो। इस स्वदेशी आंदोलन के अंदर भी दो प्रकार की विचारधारा के लोग आ गए, और दो प्रकार की विचारधारा लोग आ गए, और दो प्रकार की विचारधारा के लोग आए। क्या क्या कहा देखो विभाजन कहां हुआ है? बंगाल के अंदर। तो कुछ लोग इसे केवल बंगाल तक रखना चाहते थे, कुछ लोग केवल इस आंदोलन को कहां तक रखना चाहते थे? कुछ लोग केवल इस आंदोलन को बंगाल तक रखना चाहते थे, बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, सीमित रखना चाहते थे। और कुछ लोग चाहते थे नहीं, बंगाल तक ही क्यों, पूरे भारत के अंदर फैलाओ। और कुछ लोग इसे पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, कुछ लोग इसे पूरे भारत के अंदर फैलाना चाहते थे। विदेशी वस्तुओं का इसके अंदर बहिष्कार कर दिया गया है। अब मेरी बात सुनो। इसी समय जो रविंद्रनाथ टैगोर है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत गाया है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत गाया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय एक गीत लिखा जो वर्तमान के अंदर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और कौन सा गीत लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा जा रहा है आमार सोनार बंगाल। कौन सा गीत लिखा जा रहा है? उस गीत का नाम क्या है? आमार सोनार बांग्ला या बंगाल, अमर सोनार बंगाल या बांग्ला। ठीक है, अमर सोनार बंगाल कह लो या बांग्ला कह लो, अमर सोनार बंगाल। ठीक है, यह गीत इनके द्वारा लिखा गया है। और यह क्या है? यह बंगाल का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है वर्तमान के अंदर। अब इधर हिंदू और मुसलमान तो एक हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ साथ आ रहे हैं, राखी बंधा रहे हैं। अब इधर ये बात अंग्रेजों के खटक रही है। अंग्रेजों ने कहा यार मामला क्या हो गया, गजब हो गया, हम तो इनको तोड़ना चाहते थे लेकिन ये तो आपस के अंदर क्या हो गए, एक हो गए। ये तो दोनों दोनों क्या हो गए, एक हो गए। और इसी तरह अगर ये एक होकर काम करेंगे तो बताओ किस तरह से अपनी दुकानदारी चलेगी। अपनी दुकानदारी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। तो क्या करो, इनको तोड़ो, इनको एक मत होने दो, किसी तरह इनके बीच में क्या करो और नफरत फैलाओ। इनके बीच में क्या करो, किसी ना किसी तरह ऐसी आग लगाओ कि ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ में आकर मिले ही नहीं। ठीक है, ऐसे में बंगाल विभाजन हो गया। और बंगाल विभाजन होने के बाद 36 लोग, मुसलमानों का एक शिष्टमंडल था, उसमें 36 लोग थे। आगा खां को उसका 36 का नेता बना दिया और वो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करते हुए जा रहे हैं। और उस समय वाइसराय बन गया है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए जा रहे हैं और लॉर्ड मिंटो के पास में गए
और लॉर्ड मिंटो से जाकर कहा कि देखो हम लोग सारे के सारे एक है, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, ये हिंदू इतनी संख्या में, तुम कम संख्या के अंदर हो, तुमको कौन रहने देगा यहाँ पे? तुमको यहाँ रहने देगा क्या? तुमको कोई नहीं रहने देगा। एक काम करो, इसमें तो सारे के सारे इन्हीं लोगों की भर्तियां चल रही, यही लोग बैठे हैं कांग्रेस के अंदर, तुम एक अलग से पार्टी बनाओ। क्या करो? एक अलग से पार्टी बनाओ। अब पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को एक करना नहीं, अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों के मन में निष्ठा बढ़ाना, यह काम था इनका। क्या काम था? अंग्रेजों के प्रति मुसलमान वफादार कैसे हो। तो इसलिए अब क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग का गठन किया जा रहा है। आओ मुस्लिम लीग के गठन की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं, और हेडिंग लगा लो मुस्लिम लीग का गठन। मैं तो खुश हो गई थी कि सर का क्लास अब लाइव कर पाऊंगी, बट फिर पता चला कि केवल आज ही है। कौन है भाई? गुंज सोनी। क्यों भाई आप सोनी जी, आप रोज क्लास क्यों नहीं कर पाते हो गुंज सोनी जी? हैं क्या समस्या आती है रोज क्लास करने में? इस टाइम क्लास कर ले तो बाकी सुबह नहीं कर पाते हो, क्यों? अब आओ हम लोग बात करें, और बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। अब कब हो रही भैया मुस्लिम लीग की स्थापना? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का समय भी देखो, कब की जा रही है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग का 1906 क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन तारीख जो है वो तारीख गलत आ रही है आप लोगों की। अधिकतर लोगों की जो तारीख आ रही है वो मुस्लिम लीग की डेट जो बता रहे हो आप, वो क्या बता रहे हो? आप गलत बता रहे हो। तारीख को थोड़ा सा संशोधन कर लेना। हम लोग बात करें, स्टार्टिंग करते हैं। ये तो 1906 के अंदर हो रही है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, लीजिए लिख देता हूं। अभी करवाते हैं स्थापना। तो बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल, और मुस्लिमों का ये जो शिष्टमंडल है वो मुस्लिमों का शिष्टमंडल, इसमें कितने लोग हैं? इसमें 36 सदस्य शामिल थे, 36 सदस्य। और 36 मेंबर्स किसके नेतृत्व में जा रहे हैं? सर आगा खां के नेतृत्व में। शिष्टमंडल सर आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में उस समय का वाइसराय कौन है? तो वाइसराय का नाम मिलता हम लोगों को लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो से मिलने जा रहे हैं। लॉर्ड मिंटो से मिलने गए। अब लॉर्ड मिंटो से मिलने गए, लॉर्ड मिंटो ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, तुम पागल ही हो क्या? हैं ऐसे थोड़ी होते हैं। अब मिलने ये जा रहे हैं, और ये मिलेंगे और क्या क्या बात करेंगे, इनका पूरा का पूरा प्रारूप ही अंग्रेज बना रहे हैं। और नाम क्या है? अर्चबोल्ड। अर्चबोल्ड पूरा का पूरा ये प्रारूप बनाकर दे रहा। कौन है ये अर्चबोल्ड? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है, उस अलीगढ़ कॉलेज का ये प्रधानाचार्य था, और वाइसराय का एक निजी सचिव था जिसका नाम था डनलप स्मिथ। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर पूरा का पूरा बना रहे हैं, खाका तैयार कर रहे हैं। ये कौन है भाई? प्रियंशु। हाँ आपने डेट सही बताइए मेहता जी, बिल्कुल सही डेट बताइए, बिल्कुल एकदम करेक्ट डेट बताइए, 30 दिसंबर। ठीक है, अब यहां सुनो। अब ये मिलने गए, और मिलने गए, इनका पूरा का पूरा प्रतिवेदन था वो सौंपा गया। इधर हम बात करें तो हमको नाम मिलता है ढाका का नवाब। और ढाका के नवाब का नाम क्या है प्यारों? तो ढाका के इस नवाब का नाम याद रखना। और ढाका के नवाब का नाम मिलता है नवाब सलीमुल्ला। ढाका के नवाब, और नवाब का नाम मिलता है ढाका नवाब सलीमुल्ला। नवाब सलीमुल्ला। अब इस सलीमुल्ला ने क्या किया है? इस नवाब सलीमुल्ला ने एक तारीख तय की है, और तारीख कौन सी है? तारीख मिल रही हम लोगों को 30 दिसंबर 1906। और 30 दिसंबर 1906 जगह कौन सी है? ढाका। और ढाका में स्थापना हो रही है किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है। कैसे स्थापना हो रही है? मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक की जा रही है। किसकी बैठक हो रही है? मोमडन
एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही है, और उसी बैठक में क्या किया गया है, उसी बैठक में एक पार्टी बना ली, पार्टी का नाम रख दिया मुस्लिम लीग। ठीक है, फिर जब इसके अंदर ऐड हो जाते मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसका क्या नाम कर दें, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम कर दिया जाता है। तो मेरी बात सुनना, इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक का नाम मिलता है नवाब सलीमुल्लाह। और बहुत सारे लोग क्या बोल देते हैं, संस्थापक कौन है, हम तो एक ही नाम जो जानते हैं, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी बात को सुनो, अब प्रश्न बन जाते हैं, और आपके प्रश्न बनता है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था, पहला अध्यक्ष कौन होगा। और एक प्रश्न आता है, मुस्लिम लीग का बाद में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है, मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, बाद में तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो सबसे पहले आ रहा है स्थायी अध्यक्ष और पहला अध्यक्ष। तो पहला अध्यक्ष का नाम क्या मिलेगा, बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं ना, इतनी उनके दिमाग के अंदर गर्मी चढ़ी रहती है, जो अभी सामने पड़ा है वो नहीं लेंगे, उनको जो नहीं दिख रहा ना वो उनको चाहिए। सर TRE 3 का प्रैक्टिस क्लास कब से होगा, ये है तो वो तो पढ़ ले, ये प्रैक्टिस ये ले। मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष कौन है, ये प्रैक्टिस ये तेरे लिए बता। और मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन बना, ले बता। ये दोनों तेरे लिए तो आ गए, बता। तो पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहला अध्यक्ष कौन है, वकार उल मुल्क मुस्तान हुसैन। क्या नाम होगा, देखो नाम ही इतना बड़ा है, वकार, और वकार के बाद लिखना उल मुल्क मुस्तान हुसैन, वकार उल मुल्क मुस्तान हुसैन, ये हो जाएंगे पहले अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष। और मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है इस आगा खां को। और आगा खां को स्थायी अध्यक्ष कब बना दिया जाता है, इसको स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है 1908 के अंदर। ठीक है, क्या किया जाएगा यहीं पर। अब क्यों स्थापना हो रही है, क्या सच में वो बड़े शुभचिंतक थे, नहीं, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करनी, है तो कहने की बात थी, लेकिन वास्तव में जो काम था वो काम क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना है। ये इसलिए क्या करना है, हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालनी है। और उसी फूट डालने के लिए क्या किया जा रहा है, मुस्लिम लीग का गठन किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान उस समय कांग्रेस से ज्यादा चिपक रहे थे, कांग्रेस के प्रति वो वफादार हो रहे थे और कांग्रेस के साथ आ रहे थे। ये बात इनको पसंद नहीं आ रही है। और फिर 1913 के अंदर इसका नाम, मुस्लिम लीग का नाम किया जा रहा है, क्या नाम किया जा रहा है, मुस्लिम लीग का नाम। और 1913 के अंदर मुस्लिम लीग का नाम क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन कर रहा है, ये नाम करने वाला कौन था, तो ये नाम कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कर रहा है, ये नाम कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है प्यारों, कर दिया तो कर दिया भाई, अब नाम चेंज, अब इसमें कौन क्या कर सकता है, किसी की बस नहीं। लेकिन प्यारों एक घटना हम लोगों को देखनी है, इस समय कांग्रेस क्या कर रही है। तो 1905 के अंदर और 1906 के अंदर कांग्रेस के भी दो अधिवेशन हो रहे हैं। 1905 कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हो रहा है, 1905 के अंदर कांग्रेस का बनारस के अंदर होना है, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। और 1906 के अंदर क्या हो रहा है, तो 1906 के अंदर हो रहा है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो यहां पर अध्यक्ष की बात करें तो यहां पर तो अध्यक्ष बन जाएंगे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होंगे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी, ठीक है।
गोखले जी को बना दिया गया है यहां पर अध्यक्ष, तुम इसके अध्यक्ष बन जाओ। ठीक है, अध्यक्ष बन गए गोखले जी। गोखले जी ने कहा हमको क्या तकलीफ है, हम अध्यक्ष बन जाएंगे, यहां पर तुम अध्यक्ष बना रहे हो, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ऐसी कोई बात हो सकती है? इसी अधिवेशन के अंदर क्या 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 बात कहा गया? इसी अधिवेशन के अंदर जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन मदन मोहन मालवीय ने कहा कि इन विदेशी वस्तुओं का क्या करो, बहिष्कार करो। बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया है। और इसी बनारस अधिवेशन के अंदर, इसी में क्या किया गया, इसी के अंदर स्वदेशी को स्वीकार कर स्वदेशी आंदोलन की बात कही जा रही है। इसी में स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया है। और इसी आंदोलन के अंदर कहा गया कि हम विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं को बाइकआउट करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, कौन कह रहे हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी इसके साथ के अंदर आकर जुट गए हैं। ठीक है, मामला अच्छा चल रहा है। फिर प्यारो हम लोग बात करें तो इसके बाद अगला अधिवेशन हो रहा है 1906 के अंदर कलकत्ता के अंदर। अब कलकत्ता के अंदर जैसे अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ गई है। और थोड़ी सी स्थिति कैसे बिगड़ गई है? अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो इसमें थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ है। और विवाद क्यों उत्पन्न हुआ है? विवाद हुआ है अध्यक्ष पद को लेकर। किसको लेकर हो रहा है? इस अध्यक्ष पद को लेकर यहां पर विवाद हो रहा है। उदारवादी कहेंगे हमारे अध्यक्ष बनेंगे, और उग्र विचारधारा वाले लोग होंगे वो कहेंगे नहीं हमारा अध्यक्ष बनेगा। तो फिर अंत में यहां पर अध्यक्ष बना है किसको गया? तो यहां पर जो उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे, उन उदारवादी विचारधारा वाले की बात चल जाती है, और इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन जाते हैं। कौन अध्यक्ष बने? इसमें अध्यक्ष बन गए दादा भाई नौरोजी। और ये जो विवाद हुआ है, ये विवाद किसमें हुआ है? ये हुआ है गरमपंथी और नरमपंथी। गरमपंथी को हम क्या बोल सकते हैं? उग्रवादी विचारधारा वाले। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं उदारवादी विचारधारा वाले लोगों में ये विवाद हो गया है अध्यक्ष को लेकर। अध्यक्ष इसको बनाया गया, अध्यक्ष बना दिया गया दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इसमें चार बातें आ रही है। स्वदेशी को अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हमारे राष्ट्र की जो शिक्षा होगी वो राष्ट्र की शिक्षा देंगे, और स्वशासन की स्थापना करेंगे। इसमें कौन सी मांग आई, कौन सी बात आई? तो इसमें चार बातें आ रही है। कौन सी चार बातें आ रही है? सबसे पहले तो इसके अंदर आ रही है स्वदेशी की बात। स्वदेशी की बात तो पहले भी आ गई थी कांग्रेस के बनारस के अंदर, वही बात रिपीट हो रही है। और फिर इसके अंदर विदेशी वस्तुओं का स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन विदेशी का बहिष्कार भी करेंगे, बाइकआउट भी साथ साथ में हम लोगों को करना है। और शिक्षा कैसी शिक्षा होगी? तो शिक्षा दी जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा। और साथ ही साथ हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अब स्वशासन, अपना शासन। ठीक है प्यारों, 1906 का अधिवेशन भी हो गया। अब समस्या आकर खड़ी होती है हमारे सामने 1907 के अंदर। और 1907 के अंदर क्या समस्या आकर खड़ी हुई है? इस 1907 की समस्या को भी जरा देख लीजिए, क्योंकि अब उग्रवादी और उदारवादी ये दोनों आपस के अंदर लड़ रहे हैं। पहले देखो मेरी बात को सुनो, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के अंदर, और 1885 से लेकर 1905 ये जो टाइम था, इसके अंदर कौन सी विचारधारा मजबूत रही? तो इसके अंदर उदारवादी विचारधारा मजबूत रही। उदारवादियों का दौर रहा। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कब से? 1905 से लेकर 1916 तक। ये 1905 से लेकर 1916, अब इसमें किसका जोर रहेगा? इसमें गरमपंथियों का जोर रहेगा। गरमपंथियों का ये दौर रहा है। और फिर प्यारो हम लोग बात करें तो हमारे पास में आएगा 1916 से लेकर 1947। ये कौन सा दौर रहेगा? ये गांधीवादी दौर रहेगा। ये कौन सा दौर रहेगा? ये गांधीवादी दौर रहेगा। तो हम लोग यहां से पढ़ लिए, अब यहां पर हम आकर रुके हैं। क्रांतिकारी आंदोलन पूरा अलग टॉपिक था, वो भी हम लोगों ने देखा लिया है। अब इधर उदारवादी और नरम विचारधारा वाले उग्रवादी, ये दोनों आपस के अंदर लड़ रहे हैं। और दोनों आपस के अंदर लड़ रहे हैं, किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? एक जना तो कह रहा है कि सुनो, मार काट करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। एक ने कहा नहीं, हम लड़ने झगड़ने नहीं आए, हम शांतिपूर्ण हमारा राज्य वापस छीनने आए हैं। तो अब 1905 से 1907 बंगाल विभाजन के बाद तो इतनी तनातनी बढ़ गई। बोला देखो तुम रिक्वेस्ट करते रहे ना इन 20 सालों के अंदर,
हैं? क्या निकाल लिया तुम 20 साल रिक्वेस्ट कर करके? कुछ मिला? 1885 से 1905 तक गिड़गिड़ाते ही तो रहे तुम इन अंग्रेजों के सामने। कुछ मिला अंग्रेजों से? बोला ना, कुछ नहीं मिला। बोला अब बस मुंह बंद करो, अब गिड़गिड़ाना नहीं होगा, और गिड़गिड़ाना नहीं होगा, अब जैसा हम कहें वैसा तुम करो। तो उग्रवादी स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल से बाहर संपूर्ण देश के अंदर फैलाना चाहते थे, लेकिन उग्रवाद नरम विचारधारा वाले बोलते थे ना, ऐसा कुछ नहीं होना था। तो ऐसी स्थिति में अभी कंडीशन खराब हो रही है, और कंडीशन खराब हो रही है 1907 के अंदर हो रहा है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अब देखो प्यारों, चाल देखो इनकी कैसे चाल चल रहे हैं, किस प्रकार से चाल चली जा रही है। अब मेरी बात को सुनना, यह सूरत कहां पड़ता है? तो यह सूरत के बारे में बात करें तो यह सूरत अधिवेशन, पहले यह अधिवेशन कहां होना चाहिए था? पहले अधिवेशन होना था ये नागपुर। पहले अधिवेशन कहां होना था? पहले यह अधिवेशन नागपुर में होना था। नागपुर में होना था। नागपुर कहां पड़ता है? नागपुर पड़ता है उस समय, यह महाराष्ट्र के अंदर नहीं था, यह था मध्य प्रांत के अंदर। यह कहां था? यह मध्य प्रांत में था, मध्य प्रांत का भाग था, मध्य प्रांत का भाग था। सूरत कहां पड़ता है? सूरत पड़ता है बंबई के अंदर। यह किसका प्रांत था? यह बंबई प्रांत का भाग था। कांग्रेस के अंदर एक नियम बना था, और कांग्रेस के अंदर क्या नियम बना था कि भैया जो व्यक्ति जिस राज्य का होगा और उस राज्य के अंदर अधिवेशन हो रहा है, तो उस लोकल बंदे को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अब यहां पर अध्यक्ष बनाने के लिए उग्रवादियों ने एक नाम प्रस्ताव किया है, और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष पद हेतु बाल गंगाधर तिलक का नाम आ रहा है। बाल गंगाधर तिलक के नाम का प्रस्ताव रखा गया। नागपुर के अंदर अधिवेशन होगा, और नागपुर के अंदर अधिवेशन होगा तो किसको अध्यक्ष बना लो? बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष बना लो। अब बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना नहीं है, तो फिरोज शाह मेहता एक चाल चलता है, और फिरोज शाह मेहता ने चाल चली, और फिरोज शाह मेहता ने चाल चलकर क्या किया? तो फिरोज शाह मेहता ने, यही लिख रहा हूं सुन लेना, फिरोज शाह मेहता ने, लिख देते हैं अगले पेज पे, फिरोज शाह मेहता ने, फिरोज शाह मेहता ने बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष पद से रोकने हेतु 1907 कांग्रेस अधिवेशन का स्थान चेंज कर दिया, और कांग्रेस अधिवेशन का स्थान चेंज करके कहां से कहां लेकर चले गए? कांग्रेस अधिवेशन का स्थान नागपुर से बदलकर कहां कर दिया? तो नागपुर से बदलकर कर दिया गया है सूरत के अंदर अधिवेशन होगा। अब बना लो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष। अब बनाओ तिलक को अध्यक्ष। देखो चाल देखो, तिलक को रोकना है, और तिलक को रोकना है तो क्या करो? इनको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, है ना? फिर सूरत कर दो। तिलक का नाम तो यूं चला जाएगा, सूरत का नाम तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही हट जाएगा। लेकिन अब क्या करें? अब क्या करें? देखो याद रखना कुछ नाम, फिरोज शाह मेहता, क्यों? तिलक को रोकना चाहते हैं, तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन का स्थान बदलकर नागपुर से कहां कर दिए? नागपुर से सूरत कर दिए। अब उग्रवादी विचारधारा वाले लोग, गर्म विचारधारा वाले लोग ये कहेंगे ठीक है, तिलक गए तो क्या हो गया? हमारे पास में पंजाब का एक व्यक्ति बैठा है, लाला लाजपत राय, और इन उग्र विचार वालों ने, उग्र या गरम पंथियों ने एक नाम आगे कर दिया, और गरम पंथियों ने अब किसका नाम आगे किया? लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्ष पद हेतु रखा। लो, हमारे बाल गंगाधर तिलक नहीं बने तो क्या हुआ? लाला लाजपत राय को बना दो। इन्होंने बोला नहीं, लाला लाजपत राय को भी हम नहीं बनाएंगे। इसने कहा ठीक है, लाला लाजपत राय को नहीं बना रहे हो
तो और किसी को बोला नहीं, इनको ही बनाएंगे। और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ये दोनों चाहते थे कौन अध्यक्ष बने, बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने। मामला टनाटनी में चल रहा है। और आपसे पूछ लिया जाए, अंत में 1907 जो सूरत अधिवेशन है, इस सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया किसको गया है, तो अंत के अंदर ये जो सूरत अधिवेशन है, इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कोई और व्यक्ति करेगा, इनको किसी को नहीं बनाया गया है। और कौन कर रहा है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, रास बिहारी बोस। कौन कर रहा है, यहां पर आ रहा है रास बिहारी बोस का नाम, और रास बिहारी बोस यहां के अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया गया। मामला और ज्यादा मजबूत हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, गड़बड़ी में चला गया है। अब इधर 26 दिसंबर 1907 ताप्ती नदी के किनारे ये जो सूरत अधिवेशन हो रहा है, और इसी सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। सूरत अधिवेशन, और इसी सूरत अधिवेशन के अंदर क्या हो गया, इसी सूरत अधिवेशन के अंदर हो गया, ताप्ती नदी के किनारे अधिवेशन हो रहा था। और तारीख कितनी मिलती है हम लोगों को, 26 दिसंबर 1907। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907। अब हो रहा है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हो गया, और कांग्रेस का विभाजन दो पार्ट के अंदर हो रहा है। कौन कौन सा, एक तो रहेगा उग्रवादी, उग्रवादी, एक रहेगा उदारवादी, उदारवादी। इन्हीं उग्रवादियों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है गरमपंथी। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नरमपंथी। तो गरम दल और नरम दल दो टीम बन गई है। अब इन उग्रपंथियों के अंदर एक नाम पूछा जाता है आप लोगों से, और किसका नाम पूछा जाता है, यहां पर नाम पूछा जाता है लाल, पाल और बाल। कौन है ये लाल, पाल और बाल, तो लाल कौन, जिसको यहां पर अध्यक्ष बनाना था, और अध्यक्ष किसको बनाना था, अध्यक्ष बनाना था लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय सूरत के अंदर। पाल कौन है, जो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते, इनका नाम है विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। और बाल कौन है, जिनको अध्यक्ष पद से रोकने के लिए ही नागपुर से कहां है, सूरत के अंदर आए हैं, और इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये हो गए आपके लाल, पाल और बाल प्यारों। इनको ही क्या कहा जाता है, लाल, पाल और बाल कहा जाता है। ठीक है, दो टुकड़ों के अंदर ये भी बट गया, ये भी क्या हो गया, दो टुकड़ों के अंदर बट गया है, कांग्रेस का विभाजन हो गया है। ठीक है, लाल, पाल, बाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक अलग हो गए। इधर प्यारों 1909 के अंदर मार्ले मिंटो अधिनियम आ रहा, सुधार कर रहे हैं। अब मैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप पॉलिटी के अंदर मुझसे अच्छा उन सर से पढ़ लोगे जो भी आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1909 के अंदर बस इतने लिख रहा हूं कि एक सुधार कार्य आ रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जिसको हम बोल रहे हैं मार्ले मिंटो, पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा 1909, क्योंकि मुझे आंदोलन पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ मैं आंदोलन पढ़ाऊंगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन है भैया ये मार्ले और कौन है मिंटो, बस इतना समझ लो, ये नाम आप, ये मार्ले कौन है और ये मिंटो कौन है। तो मिंटो तो है भारत का वाइसराय, कौन है, ये है भारत का वाइसराय। और कल के लिए एक सूचना सुन लो, विशेष सूचना है कल, और कल की विशेष सूचना क्या है, कल भारत आने वाला है एक व्यक्ति, और भारत कौन व्यक्ति आएगा कल, जो देश की आजादी के अंदर अपना योगदान दे रहा है। और देश की आजादी के अंदर कौन योगदान दे रहे हैं, महात्मा गांधी। तो कल महात्मा गांधी भारत आ रहे हैं। कल कौन आएंगे, कल महात्मा गांधी भारत के अंदर आ जाएंगे। अब 1909 मार्ले मिंटो पढ़ा रहा हूं, लेकिन 1911 का जो दिल्ली दरबार है, वो दिल्ली दरबार नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि दिल्ली दरबार मैंने आपको पढ़ा दिया है। किस किस को याद है मैंने पढ़ाया, जल्दी बताओ। दिल्ली दरबार मैंने आपको पढ़ाया, लॉर्ड हॉर्डिंग्स के ऊपर बम फेंका गया, वो मैंने आपको बता दिया या नहीं बताया, बताओ। दिल्ली दरबार 1911, राजधानी चेंज हो रही है, राजधानी परिवर्तन हो रही है। बंगाल विभाजन को वाइसराय हॉर्डिंग्स के द्वारा क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। वाइसराय
हॉर्डिंग्स, और हॉर्डिंग द्वारा क्या कर दिया गया है, हॉर्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, कर्जन ने लागू किया और हॉर्डिंग ने क्या किया, इसको हॉर्डिंग सेकंड, और हॉर्डिंग सेकंड ने इसको कैंसिल कर दिया। हमको याद है, याद है, याद है सर, ठीक है। तो अब इसको वापस बताने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने ये सारी चीज क्या कर रखी है, देख रखी है। तो ये दोनों चीज याद रख लेना। 1911 के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, और 1911 के अंदर दिल्ली को क्या किया जा रहा है, राजधानी घोषित किया जा रहा है। कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करके कहां लेकर आ गए, दिल्ली लेकर आ गए। ठीक है, यहां तक तो कुछ जानने की आवश्यकता आपको है नहीं। चलो अब 1916 के अंदर जाकर धम से कूद जाते हैं सीधे, है ना। और 1916 के अंदर अब आओ, लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, और 1916 के अंदर जो लखनऊ अधिवेशन होगा, उस लखनऊ अधिवेशन के अंदर फिर इनके बीच में एक समझौता करवाते हैं, फिर इनके बीच में एक दोस्ती करवाते हैं। करवा दें, हाँ, जॉर्ज पंचम का स्वागत। ठीक है, एक जना कह रहा नो सर, हीर है एक नीर है, क्या है भाई, क्यों नो सर, क्यों भाई नो सर, क्यों भाई, यहां तो एक सर ही है, नो सर नहीं है, एक ही है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। ठीक है, आओ अब 1916, और 1916 के अंदर हो रहा है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में, और देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे रहा है। ईमानदारी से आपको मेरी कसम है सही जवाब देना। लखनऊ अधिवेशन कहां हो रहा है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। नंबर ए कानपुर, नंबर बी, अब लखनऊ का नाम ही लिख देता हूं साथ में, लखनऊ, नंबर सी बनारस, और नंबर डी प्रयागराज, प्रयागराज उस समय का इलाहाबाद, उस समय का इलाहाबाद। जल्दी से बताओ ये लखनऊ अधिवेशन कहां पर हुआ है, और तुमको मेरी कसम है जवाब देना, और किसी की नकल मार के मत देना, ये तुम्हारी अब मैं यहां पे देख लूंगा बुद्धि कितनी है। बताओ बताओ, गलत है मोनी, बिट्टू वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप देख रहे हो ना, सबको ऑप्शन दिख रहे हैं, और सबको उत्तर दे रहे हैं, वो भी दिख रहे हो। अब दिखा आप में इसमें हैं, दिखा, ये स्थिति है, ये स्थिति है आप लोगों की। अब बताओ अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ में, क्या करूं बताओ, तुम्हारा अब आरती उतारूं। नालायकों, जब साफ साफ लिखा है कि लखनऊ अधिवेशन लखनऊ में हो रहा है, तो तुम कानपुर और वाराणसी क्यों बोल रहे हो रे? क्यों कानपुर और वाराणसी बोल रहे हो गए तुम्हारा मोए मोए। अब तो बेवकूफों को देखो इनको, कोई कानपुर बोल रहा है, कोई वाराणसी बोल रहा है। करे क्या, तुम ऑनलाइन बैठे हो, ऑफलाइन सामने नहीं हो, वरना एक एक तुम्हारे खिंचा खिंचा के आज लगाता मैं। नालायकों, एक एक झापड़ पड़ती आज। अब होएगा ना मोए मोए तुम्हारा, हो गया मोए मोए। ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। हां, डंडा होता आज हाथ में, पर करे क्या। नालायकों तुम्हारा, मैंने कहा ना, मुझे हंसी आई थी, मैंने ये ऑप्शन लिखे थे तब, मुझे पता था मुझे ये चीज देखने को मिलेगी यहां पर, और ये टीचर बनने जा रहे हैं। और स्मार्टनेस ले डूबी प्यारों, बस यही छोटी छोटी गलतियां होती ना, वो छोटी छोटी गलतियां हम लोगों को बर्बाद कर देती। मत किया करो ऐसा, ऐसा मत किया करो। और इस लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, वो लखनऊ अधिवेशन की इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष के बारे में बात करें, नाम मिलता हम लोगों को अंबिका चरण मजूमदार का। किसका नाम मिलेगा यहां पर? नाम मिलेगा हमको अंबिका चरण मजूमदार का। अभी मैं देख रहा था कई सारे लोग इसमें भी लिख रहे थे एनी बेसेंट अध्यक्ष बन जाएगी, है ना। अभी देख रहे थे सर हमको रीजनिंग पढ़ाने लगे, तो क्या करूं भाई, रीजनिंग भी तुमको, तुम्हारा दिमाग सब तरह से मुझे खोलना है ना। तुम्हारा दिमाग हर तरह से क्या करना है, चालू रखना है मुझे। किधर से भी तुमको कोई भी कुछ पूछे तो तुम सुस्त ना रहो, तुम क्या करते रहो, उसका जवाब देते रहो, ऐसा तुमको बनाना है।
तुम बस अपने आप को हल्के में ना लो, इस तरह का काम तुमसे करवाना है, इस तरह का काम तुमसे करवाना। अब तुम पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, बाकी हम तो पूरी तरह से तैयार बैठे तुमको ऐसा बनाने के लिए। अब तुम पता नहीं कितना बनाओगे। सर्व वाराणसी वाला क्या था, हो गया वाराणसी वाला अब तुम्हारा तो यहां, भूल जाओ इसको। अब देखो मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, यहां पर जो कह रहा हूं वो सुनो। तो 1916 के अंदर हो रहा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। प्यारों यहीं पर एक समझौता हो रहा है 1916 के अंदर, और इस समझौते का नाम क्या है? इस समझौते का नाम है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। अब लखनऊ के अंदर दो अलग अलग पार्टियों के बीच में समझौता हो रहा है, दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में समझौता हो रहा है। दो अलग अलग विचारधारा, कौन कौन सी विचारधारा मिल रही है उनके बारे में लिख देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब एक होने जा रही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो रही है? ये दोनों आपस के अंदर मिल रही है। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने का, इनको दोनों को मिलाने का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? उस प्रयास करने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें तो इधर कांग्रेस की तरफ से तो आ रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन आ रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस की तरफ से कौन जा रहा है? तो इधर हमारे यहां बात करें तो हमारी तरफ से आ रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक महोदय। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कोशिश की और बोला दूर दूर देव रहोगे तो और ज्यादा फूट पड़ेगी, इसलिए एक हो जाओ। अब इधर इसी लखनऊ समझौते के अंदर एक और विचारधारा मिल रही है। कौन सी विचारधारा मिल रही है? वो जो गरम दल और नरम दल हम लोगों ने पढ़ा था, उस गरम दल और नरम दल के बीच में भी क्या हो गया है? अब समझौता हो गया है। अब गरम दल और नरम दल, इन दोनों को मिलाने के लिए जो मध्यस्थता की गई है, वो मध्यस्थता किसके द्वारा की गई है? तो यहां पर मध्यस्थता की जा रही है श्रीमती एनी बिसेंट के द्वारा। कौन कर रही है? श्रीमती एनी बिसेंट। और एनी बिसेंट ने यहां पर मध्यस्थता करके क्या किया है? दोनों को एक कर दिया है, दोनों को यहां पर एक लेकर आ गए। अब एनी बिसेंट को एक करना था तो यहां पर एक हो गए, और इधर एक आंदोलन शुरू हो रहा है, और उस आंदोलन का नाम क्या है प्यारों? उस आंदोलन के बारे में बात करें तो उस आंदोलन का नाम मिलता हम लोगों को होम रूल आंदोलन या स्वराज आंदोलन। होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन कब है? देखो मैं आपको ऐसे उठपटांग उजड़ नहीं पड़ा रहा हूं, मैं एक से एक कड़ियों को जोड़ते हुए आपको क्या कर रहा हूं? लेकर जा रहा हूं, ताकि आप किधर से भूलो नहीं। मैंने आपको पहले पूरे के पूरे सेपरेट क्रांतिकारी आंदोलन करवा दिए, अब बीच के अंदर कुछ और आंदोलन आ रहे हैं, वो आंदोलन करवा रहा हूं, और फिर कल से हम गांधी जी शुरू कर देंगे। कल से हम लोग क्या कर देंगे? गांधी जी शुरू कर देंगे। कल से गांधी जी को पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब मेरी बात को सुनो, इस आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली? बाल गंगाधर तिलक को ये जो होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया है, इस होम रूल आंदोलन को स्टार्ट करने की जो प्रेरणा प्राप्त हो रही है, वो प्रेरणा कहां से प्राप्त हो रही है? पहला प्रश्न तो ये आ जाएगा आपके, बताओ होम रूल आंदोलन की प्रेरणा कहां से प्राप्त हो रही है? पहला प्रश्न तो आपके ये आ जाता है, बताओ कौन दे रहा है प्रेरणा? कोई नहीं दे रहा है, ये बैठे बैठे जज गई। सुनो मेरी बात, इस होम रूल आंदोलन की प्रेरणा कहां से प्राप्त हो रही है? तो होम रूल आंदोलन की प्रेरणा प्राप्त हो रही है, आयरलैंड के अंदर एक आंदोलन हुए, आयरिश आंदोलन के प्रणेता रेडमंड। आयरिश आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, प्रणेता जो थे, और आयरिश आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या है? उनका नाम मिलता हम लोगों को रेडमंड। क्या नाम मिलता है? उनका नाम मिलता है रेडमंड। रेडमंड से हम लोगों को यह प्रेरणा प्राप्त हो रही है, और रेडमंड कह रहे हैं मैंने जैसा आंदोलन किया स्वराज के लिए, वैसा तुम भी यहां पे कर लो। उनको देखा, उन्होंने कहा नहीं हाल की हो एनी बिसेंट आयरलैंड से। अरे पागलों, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। ठीक है, अब प्रेरणा प्राप्त हो गई, और प्रेरणा प्राप्त करके अब सबसे पहले तो
होम रूल सरकार बनाकर अब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं अंग्रेज सरकार के ऊपर हमको क्या करना है, दबाव डालना है। तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल समिति का गठन कर रहे हैं और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल समिति का गठन किया जा रहा है। और होम रूल समिति का गठन कब और कहां पर किया जा रहा है, ये दो प्रश्न और बन जाएंगे। और बाल गंगाधर तिलक की होम रूल समिति जो है उसका गठन हो रहा है 28 अप्रैल 1916 को। और कहां पर की जाएगी, ये की जाएगी बेलगांव के अंदर। कहां पर की जाएगी, ये की जाएगी बेलगांव के अंदर। बेलगांव के अंदर। सर होम रूल का मतलब क्या होता है? होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब होता है नियम या शासन। तो इसका मतलब क्या होगा, घर यानी मेरा घर, मेरा घर यानी स्व, और रूल का मतलब क्या होगा, शासन यानी राज, स्वराज आंदोलन। हमें हमारा स्वराज आंदोलन चाहिए, हमको हमारा आंदोलन चाहिए, हमको किसी और आंदोलन को नहीं स्वीकार करना है। अब बेलगांव के अंदर आंदोलन की स्थापना, होम रूल समिति की स्थापना हो रही है। इसकी करीबन हम लोग बात करें तो इसकी 6 शाखाएं बनी है। कितनी शाखाएं बनी है? 6 शाखाएं इसकी बन गई है। और एनी बिसेंट जो थी वो इसकी बन गई है 6 शाखा, 6 शाखा। लेकिन ये कैसी है, ये बड़ी मजबूत रहेगा। ये कैसा रहेगा, ये बड़ा मजबूत रहेगा। और उसके बाद में आ जाता है एनी बिसेंट का होम रूल। एनी बिसेंट द्वारा होम रूल समिति का गठन। और एनी बिसेंट होम रूल समिति का गठन कब कर रही है? तो होम रूल एनी बिसेंट कर रही है दिसंबर 1916 के अंदर। और दिसंबर 1916 के अंदर करेगी मद्रास के वायराड के अंदर। और इसकी कितनी शाखा होगी? लगभग 200 शाखा होगी। कितनी शाखा होगी? 200 शाखा। लेकिन ये इतना मजबूत नहीं रहेगा, ये थोड़ा क्या रहेगा, ये थोड़ा कमजोर रहेगा। ठीक है, तो अब दीजिए अनुमति।